हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। ये प्रैक्टिस सेट 5वां प्रैक्टिस सेट है। आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद और कुछ वीडियोस के बाद ये पूरा प्लेलिस्ट खत्म करेंगे। मेरा कोशिश यही रहेगा कि नेक्स्ट प्लेलिस्ट मैं बनाऊं जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाऊँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर को-प्राइम नंबर्स देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। ये को-प्राइम नंबर है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है वो बस 1 है। सो को-प्राइम मतलब कॉमन जो फैक्टर्स है वो 1 है। इसके अलावा इसमें कोई और कॉमन फैक्टर्स नहीं। जैसे आप मान ले कि दो नंबर है 2 और 3 और मैंने आपको बताया कि इनका एचसीएफ निकालो, तो आप क्या बता सकते हैं कि ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है अदर देन 1 जो कि 2 को डिवाइड करे। तो एक नंबर हो सकता है 2, 1 2 ज़ा 2 और यहाँ पे हो सकता है 1 3 ज़ा 3। तो दो कॉमन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1। इसके अलावा क्या और कोई कॉमन फैक्टर्स है? यहाँ पे नहीं। तो जो कॉमन फैक्टर्स अकेला इकलौता रहेगा वही यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स रहेंगे। तो अगर कहीं पे भी आपको बोल दे को प्राइम नंबर्स देखने की जरूरत नहीं है, क्या है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो एचसीएफ जो होगा उस नंबर का वो होगा 1। ठीक है, तो जो नंबर्स का कोप्राइम कोप्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो होगा 1 और एलसीएम क्या होगा? मान लो कि ये दो नंबर्स हैं 2 और 3, इनका एलसीएम होगा इनका प्रोडक्ट मतलब 6। तो जो कॉमन मल्टीपल है वो होगा 6, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब अगर मान लो आपको बता दिया कि तीन नंबर है 2 3 और 11, तो इसका एचसीएफ बताओ। एचसीएफ क्या होगा? 1। ठीक है, ये क्या होगा? एचसीएफ तीन में भी कोप्राइम है सारे। और एलसीएम क्या होगा? तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये होगा आपका एलसीएम। तो अगर कभी कोप्राइम नंबर्स दिख जाए तो एलसीएम होगा उनका प्रोडक्ट और एचसीएफ होगा 1। मैंने यहाँ पे 2 के लिए लिखा है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पे सेम रहता है। अब 3 क्यों, आप 4 ले लो, 2 3 7 11। याद रखना सारे प्राइम नंबर्स हैं। मैं यहाँ पे 9 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर 9 लेता हूँ तो वहाँ पे 3 कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 7 11 सारे प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। तो एचसीएफ क्या होंगे यहाँ पे? इन दिस केस एचसीएफ विल बी 1। एलसीएम क्या होंगे? एलसीएम होंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, मतलब 66 इंटू 7 420 और फिर 42। ये आपका एलसीएम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ऐसे करके एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए जो क्वेश्चनियर है या जो एग्जामिनर है वो ऐसे करके ट्रिक कर सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट में सेम रहेगा। बस देख लीजिए कि सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 12 to the power ends with digit 0 और 5 for natural number n what। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि मान लो कि जैसे कि 12 के टू दी पावर में n है, n का नेचुरल नंबर वो वैल्यू, नेचुरल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट हो सकता है, तो n का वो वैल्यू जो कि आखिरी डिजिट में 0 लाए या फिर 5 लाए, तो वो n का वैल्यू क्या है? 2 है, 3 है, 5 है या कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है? ऐसे कितने वैल्यू ये नहीं पूछा, कौन सा वैल्यू ये पूछा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर लेता हूँ। ठीक है, 2 करके देखते हैं। इसमें बेस्ट रहेगा कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करें। अदरवाइज मैं आपको साइक्लिसिटी सिखाने वाला हूँ। साइक्लिसिटी थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इस वीडियो को, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपको दिखा देता हूँ। 12 टू दी पावर n का वैल्यू मैं दे लेता हूँ पहला 2। आपको कुछ नहीं करना है, बार बार आप ये मत सोचिए कि आपको 12 का टू दी पावर 2 तो 12 इंटू 12 करना पड़ेगा। नहीं, बस आप लास्ट डिजिट ले लीजिए क्योंकि आपके लास्ट डिजिट का मांगेगा एंड्स विथ। ठीक है, तो लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो 2 का टू दी पावर n ले लीजिए। ठीक है, इससे काम चल जाएगा। अब ये 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, आपको अगर n डिजिट का मांगा गया है तो n डिजिट ही लेंगे आप। ठीक है, 2 टू दी पावर n का वैल्यू जब 2 है तो क्या हो जाएगा? 4। 3 है तो क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, और बाकी नो वैल्यू का तो हम ले नहीं सकते हैं, तो जो फोर्थ वैल्यू है वो क्या है हमारा? 5। तो उसमें क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 3 में 8 होता है, तो 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, फिर से 2 आ जाएगा एंड में। ठीक है, तो जो वैल्यू मतलब इसमें 0 लाएगा, ऐसे इनमें से तो कोई है नहीं। ठीक है, तो नो वैल्यू होगा यहाँ पे।
और वैसे भी 2 का जो साइक्लिसिटी थ्योरम है वो क्या होता है कि जैसे कि आपको नंबर लेते हो 2 टू टू द पावर 1 2 होता है, 2 टू द पावर 2 4 होता है, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16 6, ठीक है तो 6 होगा, 2 टू द पावर 5 32 तो 2 होगा। तो देखो 4 तक आता है, फिर से वो 2 का साइकिल शुरू हो जाता है, फिर यहाँ पे 2 टू द पावर 6 64 होगा तो 4 आएगा, मतलब फिर से यही गाना गाना बज जाता है, ठीक है। तो इसे हम साइक्लिसिटी थ्योरम बोलते हैं, मतलब एक ही साइकिल बार बार रिपीट होता है, 6 तक आएगा, फिर से 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6 ऐसे करके। तो यहाँ पे कहीं पे भी 0 और 5 नहीं आएगा, ठीक है। ये 0 और 5 का केस कहाँ पॉसिबल है, जहाँ की एंड में 0 हो तो 0 आएगा, एंड में 5 हो तो 5 आएगा, चाहे वो 15 हो 25 हो 35 हो 45 हो, एंड में अगर 5 आएगा तभी जो यूनिट डिजिट है उसमें 5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, zeros of the quadratic polynomial fx is equal to ab x square plus b square minus ac होल इंटू एक्स माइनस बी सी आर, क्या है इनके जीरोस। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैं जब कराऊंगा आपको आप बताओगे कि इतना सिंपल कैसे हो गया। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी एक्स माइनस बी सी। पहला आपका रूल, आप यहाँ पे 3 आपको मेथड पता है, बहुत सारे मेथड पता है। एक तो है आपका ट्रायल मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा है मिड टर्म, चौथा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन चारों में से आप कौन सा हमेशा यूज करोगे, ये वाला मेथड यूज करोगे, मिड टर्म वाला, ये सबसे इजी रहेगा। तो आपको क्या करना है, पहले दिया गया है ए बी एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। यहाँ पे क्या कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है देख लो। यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स कॉमन, एक एक्स कॉमन है और एक बी कॉमन है, तो यहाँ पे एक बी और एक एक्स रहेगा, तो क्या रहेगा यहाँ पे बाकी ए एक्स। यहाँ पे और क्या रह सकता है, यहाँ पे बी हमने ऑलरेडी ले लिया है, ऑलरेडी एक्स भी ले लिया है, तो बस बी रह सकता है। यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन है और सी कॉमन है, यहाँ पे सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा ए और एक्स, ठीक है। यहाँ पे सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा प्लस का 1, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी हमने ले लिया है तो माइनस सी, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो ये 1 नहीं, ये b आएगा, यहाँ पे b है जो कि कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ax प्लस बी, यहाँ पे भी आया ax प्लस बी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ax प्लस बी आएगा एक, और एक आएगा bx माइनस सी। रूट्स निकालने के लिए आपको डायरेक्टली फिर से ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, फिर ax इज इक्वल टू माइनस बी, फिर x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये करने की आवश्यकता एकदम नहीं है। आप सीधे ये कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये बन जाएगा डिवाइड, तो x का एक वैल्यू होगा माइनस बी बाई ए। दूसरा यहाँ पे अब क्या है, माइनस माइनस है इसमें, तो ये बन जाएगा प्लस सी। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे बन जाएगा डिवाइड, तो जो भी करेंगे उल्टा कर देंगे, तो x का ये वैल्यू बन जाएगा प्लस सी बाई बी। तो दो वैल्यूज बनते हैं, माइनस बी बाई ए और प्लस सी बाई बी। डायरेक्टली कैसे निकाला आपने देखा है, मेथड क्या है, ये मेथड है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, आपको यही मेथड मैं स्टेप जंप करके करवा रहा हूँ, याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करके कि प्लस को माइनस कर दो, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a quadratic polynomial x square minus 5, then quadratic polynomial whose zeros are 1 plus alpha and 1 plus beta, वो क्या होंगे। तो अल्फा एंड बीटा ऑलरेडी किसी पॉलिनोमियल का जीरोस हैं, किसके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के। अब अल्फा और बीटा का पहले हमें वैल्यू जानना है, ठीक है, तभी हम ये 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा निकाल सकेंगे, और उसके बाद हम इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5, मतलब एक बार रूट 5 आएगा, एक बार माइनस रूट 5 आएगा, तो आंसर जो होगा वो होगा रूट 5
या -√5। अब ये रहा एक मेथड। अब दूसरा मेथड हमारा क्या है, x -5, इसको ब्रेक कर सकते हैं x + 5 मिड टर्म से। हाँ, फिर x = 5 आया, एक में क्या आया, x = -5। माइनस को प्लस कर दो, मल्टीप्लाई में 1 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस को माइनस कर दो, ठीक है। तो जो भी करो आंसर ये आना है आपको, √5 और -√5। अब 1 + अल्फा आप करोगे तो ये क्या आएगा आंसर हमारा, 1 + √5। 1 + बीटा करोगे, ये क्या आएगा आंसर आपका, 1 - √5। अब हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। रिलेशन से निकाल सकते हैं -b/a और c/a, कैसे, अल्फा + बीटा। मतलब अभी जो रूट है, अब रूट इसको मैं एक रूट मान लेता हूँ, इसको मैं एक रूट मान लेता हूँ कुछ a, और इसको मैं मान लेता हूँ b, क्योंकि अभी तो अल्फा बीटा मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो अब मेरा है कि a प्लस ये b = -b/a, सम ऑफ रूट्स = -b/a। तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, 1 + √5 + 1 - √5 कैंसिल, 0 होगा, तो यहाँ पे आएगा 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, 1 + √5 1 - √5, 1 - 1² यहाँ पे क्या होगा, 5, क्योंकि √5 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1 - 5 = -4। तो जो आंसर होगा हमारा वो होगा -4, क्योंकि इसका वैल्यू तो होता है c/a। इससे ये पता चलता है कि a का वैल्यू 1 है, ये होगा आपका 1x² प्लस b का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 2 आया तो b का क्या वैल्यू होगा, इसका उल्टा -2, क्योंकि माइनस ऑफ b का वैल्यू आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं है, तो नन ऑफ दिस आप सिलेक्ट करोगे, तो ये आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे -24 या 24+ किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे √5, अगर यहाँ पे ऐसा रहता 1 + 5 और 1 - 5, तब वो जाके हम स्क्वायर करते हैं, तब कुछ और बात होता बनता। लेकिन यहाँ पे 1, यहाँ पे रूट है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे मत कर दीजिए कि 1 और फिर -5 और 1 + 5, तो आप ऐसे कर दे रहे हो कि ये तो 4 आ गया, ये तो 6 आ गया, = 24। ये मत करना, यहाँ पे रूट है तो इसलिए आपको एग्जामिनर ने ऐसे करके दिया है, नन ऑफ दिस आंसर यहाँ पे बनेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये माइंडसेट या ये धारणा कभी लेके मत जाइएगा एग्जाम में। 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2, और तीसरा जो नॉर्मल स्टूडेंट्स। ये 2 स्टूडेंट का ये 2 अलग विचारधारा है। ये सोचते हैं कि अगर कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन में नन ऑफ दिस आता है, ठीक है, तो वही आंसर होगा, क्योंकि टीचर ने नन ऑफ दिस दिया ही इसलिए, ठीक है, नहीं है इनमें से, तो उनका ये धारणा रहता है। और ये स्टूडेंट नंबर 2, इनका धारणा ये रहता है कि नन ऑफ दिस कोई क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये दोनों धारणा से बचे, जो आंसर है उसे निकाले। टाइम बहुत रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रिक्स, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अभी अप्लाई नहीं कर पाते, जो भी आपने सीखा है उसे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसमें भी आपको बहुत टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपना टाइम बचाएं और प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मार्क्स कहीं पे छोड़िएगा मत, एमसीक्यू बहुत ही सीधा सवाल आने वाला है, कॉन्सेप्चुअल सवाल आने वाला है। नेक्स्ट, पेयर ऑफ इक्वेशन x = a एंड y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन्स विच आर, क्या हो सकता है, मतलब 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, x = a, देख लेते चलो। x = a बताया, मतलब इसका जो प्लॉटिंग होगा वो होगा a, 0, ये आप मानते हो, जी हाँ। अब y = b का ये समय क्या प्लॉटिंग होगा, ये होगा 0, b, ठीक है। तो ये ग्राफ्स को जब हम ड्रॉ करेंगे, ये जब ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे इसे, तो ये इसके क्या मतलब इंटरसेक्ट होंगे, पैरेलल होंगे, कि सेम एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आएगा, वो हमें पूछा है। तो पहला हमारा ये प्लॉटिंग ग्राफ। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, a, 0, क्यों, क्योंकि ये x डैश है, ये x है, ये 0 है, ये y है और ये y डैश है। तो ये क्या बन गया हमारा a, 0, मतलब
एक्स एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 है। चलो बहुत बढ़िया। अब y इज इक्वल टू बी, ये कहाँ पे बनेगा? ये सिमिलरली बनेगा यहाँ पे कहीं पे, जहाँ पे x 0 है और y पे कहीं पे ये पॉइंट है। अब ये दोनों लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये कोई एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है? अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा? ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे ये पैरेलल टू वाई एक्सिस और ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं ये बता रहा हूँ ये होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए और बी। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ऐसा और ऐसा, ठीक है? तो इसका अगर y से ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कि उससे अंदर से जाता है वो पॉइंट, उसका एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इसका ये ऐसा जाएगा। अब जब ये पॉइंट मीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब ये कौन सा लाइन x के लिए क्या है? ये 1a है, ये तो x का a वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट a है। y का कौन सा पॉइंट है? ये b है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये होगा a, b। तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे? इसमें। ये बिल्कुल चूज मत कीजिएगा, मीनिंग बदल जाता है, b, a बदल जाएगा, मीनिंग आंसर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग एट a, b। तो ये क्वेश्चंस में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला। फिगर में कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, वो ऐसे बताते हैं और फिर बताते हैं कि ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल, और आपको मिला यहाँ पे 0। ये मत कीजिएगा। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और बीच में जो पॉइंट होगा वो a, b होगा, ठीक है? नेक्स्ट, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number formed by interchanging its digit is 110। तो एक 2 डिजिट नंबर का, जैसे मान लो मैंने आपको बताया 24, इसे आप कैसे लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 4। मतलब अगर हम इसे टेंस प्लेस मान ले तो ये बन जाएगा हमारा वंस प्लेस। यही हम कर रहे हैं, टेंस प्लेस और वंस प्लेस। तो ये एक डिजिट है, इसको हम x मान लेते हैं, ये एक डिजिट है, y मान लेते हैं। अब इन जनरल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बोला कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर का सम, उससे किससे कि वो उसका जब डिजिट है वो उल्टा हो जाता है। क्या बताना चाहते हैं? देखो, पहला तो 2 डिजिट नंबर में दोनों डिजिट में मान लेता हूँ x और y। तो जो नंबर होगा 10x प्लस y होगा, क्योंकि डिजिट तो यही है, ये आपके क्या है? डिजिट। अब इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? ये x इधर चला जाएगा, ये y इधर चला जाएगा, मतलब 10y प्लस x। मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि 24 को हम बना दिया 42, तो क्या बन जाएगा? 4 इंटू 10, मतलब y इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, मतलब x इंटू 1, ठीक है? यही पूछा है। अब इनका हम जब सम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 110। इसको जब सम करेंगे मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 110। यहाँ पे क्या होगा? 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110 एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई आपका क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा, क्योंकि 11 कॉमन है, 11 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो सब कॉमन को हटा के हमारा आंसर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन। नेक्स्ट, द न्यू नंबर। अब देखिए, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ये नहीं है, ये नहीं है, ये फर्स्ट नंबर नहीं है, ये फर्स्ट नंबर है, ये आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर। एंड द न्यू नंबर इज 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number। बहुत काफी लंबा कुछ बोल दिया उन्होंने। इफ 10 is subtracted from first number, first number क्या है? ये। तो if 10 is subtracted from
फर्स्ट नंबर 10 सब्ट्रैक्ट किए फर्स्ट नंबर से, द न्यू नंबर मतलब इक्वल टू इज 4 मोर देन 5 टाइम्स मतलब 5 का मल्टीपल द सम ऑफ द डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर। सम डिजिट्स क्या है इसमें, x और y है, 10 तो डिजिट नहीं है उसमें, x और y डिजिट हमने लिया था। 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। देन द फर्स्ट नंबर इज 64, पूछा है क्या फर्स्ट नंबर 64 है। अब यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स पता नहीं, बोल नहीं सकते, या पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स ऐसा हमें बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ टू इक्वेशन को लीनियर मतलब वेरिएबल वन वेरिएबल में लाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 64 बोला है तो 64 का मतलब है 6 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, मतलब ये बन जाता है आपका y, ये बन जाता है आपका x, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो तो देखो कि फुलफिल कर रहा है कि नहीं, अगर फुलफिल कर रहा है तो बस ट्रू है, हो गया 10। यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 64 ही आएगा क्योंकि यही 64 है। 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई 64 है, माइनस 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 10 है। पे आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 50, ठीक है, 50 यहाँ पे 54 और यहाँ पे क्या आएगा आंसर 54, मतलब ये ट्रू है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप इसको डिस्कार्ड कर दो, वैल्यू पुटिंग से मत जाओ। हमने यहाँ पे क्या किया था, रिवर्स किया था आसान बनाने के लिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये डायरेक्टली बन जाएगा 54 क्योंकि ये तो 10 है, ये तो 54 हो जाएगा। ये यहाँ पे जाएगा तो 54 प्लस 10 64 बन जाएगा, तो 10x प्लस वाई, ये दूसरा मेथड, प्लस 10 सॉरी ये माइनस 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू 10 क्यों, क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू तो हमें 10 दे रखा है। अब 54 आया, ये माइनस यहाँ पे चल जाएगा तो प्लस 10x प्लस वाई, सो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 64 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो 9x इज इक्वल टू 54, माइनस कर देते हैं ना, x is equal to 6, if x is equal to 6 y will be is equal to 4, तभी 10 होगा, तो तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 64 आएगा। कैसे भी करो ट्रू आने वाला है यहाँ पे। मैंने आपको पहला मेथड जो दिखाया, जो रिवर्स हमने किया था, उसमें मुझे सही लगा, ज़्यादा इजी है, ठीक है, कि 64 को आप मान ही लो कि 64 है, 64 होगा तो क्या हो सकता है 6 प्लस 4 होगा, तो ये वाला वैल्यू हम 64 माइनस 10 इसे इक्वेट कर देंगे, देख लेंगे जल्दी आ जाएगा आंसर आपका वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio in which the point pm, 6, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे m, 6 में यहाँ पे m नहीं, मैं करवा ही देता हूँ, ये मैं दूसरे मेथड से करवा सकता हूँ आपको, ठीक है, इसमें आप रहने दीजिए, आपको ये क्वेश्चन आने वाला है। मिस्टेक्स इसमें मैं देख लेता हूँ इसमें क्या है, मिस्टेक्स नहीं लग रहा है मुझे। pm, 6 और a -4 3 b 2,8 दो नंबर को ज्वाइन करता है, तो ये a है आपका, ये एक लाइन है जहाँ पे ये b आता है और यहाँ पे आपका p आएगा m, 6। आपको रेशियो पूछा -4,3 2,8, ठीक है। तो पहले आप क्या करो कि 6 को ले लो, 6, ठीक है, क्यों, क्योंकि m तो आप ले नहीं सकते। 6 इज इक्वल टू, 6 इज इक्वल टू क्या होगा, नीचे m प्लस n, कुछ तो लेना पड़ेगा, m प्लस n, यहाँ पे m इंटू y2 क्या होगा 8, क्यों, क्योंकि y का वैल्यू है, ठीक है, प्लस n इंटू y1 3। अब ये हमें एक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ से हम ऑप्शन से लेके आएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे इसे, ठीक है, ऑप्शन से लेके आएंगे। तो पहला ऑप्शन अगर हम मान लेते हैं कि m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, पहला ऑप्शन से, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 5, 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 3 9, तो आंसर आएगा 5।
विच इज़ नॉट इक्वल टू 6, सो नहीं होगा पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन वैल्यू आ जाएगा नीचे 3, 1 इंटू 8, 8 प्लस 2 इंटू 3, एन का वैल्यू तो 2 है, 2 इंटू 3 6, 14/3 नॉट इक्वल टू 6, नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, देखो x, y इज इक्वल टू, आप जो समझ नहीं पा रहे हैं, m प्लस n, m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अच्छा ये m और इस m में घबराना मत, ये m क्वेश्चन का m है तो मैं इसे गोल सर्कल कर देता हूँ, ये दूसरा m, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी सॉरी सॉरी, इस ये वाला m, ये वाला m और इस m में, इस mn में घबराना मत, ठीक है। ये वाला m, ये क्वेश्चन में दिया गया, इसको आप x भी मान लो, x मान लो, ठीक है, चलो x मान लो। अब मुझे यहाँ पे देखो x का वैल्यू पता नहीं है, तो मैं ये ले नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, y का वैल्यू मुझे पता है, क्योंकि ये x, 6 दिया है तो 6 है y का वैल्यू, तो मैं इसके साथ अब इक्वेट करके मैं वैल्यू पुटिंग मेथड को रिवर्स में लेके जाके देख रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 3 प्लस 2 5 है, इसमें देखते हैं 3 प्लस 2 5, m प्लस n 5, 3 इंटू 8 24, 2 इंटू 3 6, आंसर है 30/5 इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से टैकल करना है उसे, 6 को लेके, मतलब अगर आप मान लो कि यहाँ पे 6, y देके रखते हैं, तो मैं 6 तो का वैल्यू पता है, y का तो वैल्यू पता नहीं है, तो मैं इसके साथ उसकी इक्वेशन को इक्वेट करता और वैल्यू पुटिंग मेथड से मैं इसको लेके आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ABC, ये 45 जो है, इसे घबराना मत, मैंने 45 क्वेश्चंस नहीं कराया इस वीडियो में आपको अभी तक। ये वीडियो का जो क्वेश्चन है इसमें लगभग 9 to 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 45 इसमें दूसरा जहाँ से मैंने पिक किया था वहाँ का नंबर है। ये है D, ये है E, पैरेलल, D is parallel to BC and intersects AB at D, AB को D में इंटरसेक्ट करता है, AC को E में इंटरसेक्ट करता है, देन मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। ऐसा अगर कभी आपको दिख जाए जहाँ पे ये दो लाइन पैरेलल है, तो क्या हो सकता है कि दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल बनेगा आपका ADE और एक ट्रायंगल बनेगा ABC, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो AD, ठीक है, AD बाई AB, इनका रेशियो विल बी इक्वल टू DE, AD के बाद क्या है DE, सो DE, और यहाँ पे AB के बाद क्या है BC, इक्वल टू BC, और फिर क्या है D के बाद EA उल्टा, और या फिर ए, और यहाँ पे क्या है AC या फिर CA, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, AD विल बी इक्वल टू AD बाई DB, AD बाई DB, AD यहाँ पे बताया, और बाई DB विल बी इक्वल टू AE बाई AC, ये वाला AE बाई EC, ठीक है। ये भी आप याद रख लो, AD बाई DB विल बी इक्वल टू AE बाई EC, ये भी एक आपका थ्योरम है, ठीक है। AD बाई AD, मतलब जैसे ब्रेक किया, इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम होगा, उसमें ये एक्सटीरियर वाला वो वाला एंगल से हम मैच करके करते हैं, थ्योरम था क्लास 9 में था, RS अग्रवाल में ही है ये वाला। नेक्स्ट AB बाई AD, AB बाई AD, AB बाई AD, ठीक है। और नीचे क्या है उसके, AB बाई AD, मतलब इसका उल्टा ले लिया, तो इसका भी उल्टा, मतलब BC बाई DE होना है, BC बाई DE, BC बाई DE, CB, अच्छा AB बाई AD, चलो चलो AB बाई AD, चलो इसको बाद में करते हैं, AD बाई DE, AD बाई DE, AD, ये मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। तो AD बाई DE विल बी इक्वल टू AB बाई BC, AD बाई DE, AD बाई
अच्छा सॉरी AD बाई AE बताया है, AD AB AE AC ये वाला, ठीक है। तो AD बाई AE विल बी इक्वल टू AB बाई AC, B बाई AC ये वाला, ठीक है। उसके बाद DB कहाँ गया, DB बाई AB, DB बाई AB, चलो ये DB और इसका AB, तो इसका भी EC बाई AC। जैसे यहाँ पे लियो वैसा, यहाँ पे DB तो यहाँ पे EC, यहाँ पे AB तो यहाँ पे AC, EC बाई AC। तो ये जो आएगा वो इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जैसे लिया है सेम आपको दूसरे ट्रायंगल के साथ लेना है, और वैसे भी आप कर सकते हो। तो हमारा जो आंसर है क्या होगा, P के साथ 2, P के साथ 2 एक नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 2। 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 है और 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तभी 1 प्लस 1 मिलके 2 हुआ है, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तभी तो प्लस होके 2 हुआ है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ताकि 145 डिग्री, थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगा, तो 45 डिग्री। तब अगर कहीं पे अगर दिया जाए कि tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो आंसर मुझे मिल गया कि ये होगा थीटा इज इक्वल टू 45, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, √2 1 बाई √2 साइन थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा √2, ये मुझे आंसर यहाँ पे मिल गया। लेकिन यहाँ पे आंसर की बात नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात है। ये हुआ आपका tan के लिए, कल आपको बता दे सकता है कॉट के लिए, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, लिख लीजिए आप ये। नेक्स्ट आपको कल बता सकता है साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2, या फिर कॉसेक थीटा प्लस 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पे 1 आना चाहिए। 1 कब आता है, साइन थीटा कब लेके आता है 1, जब 90 डिग्री होता है। तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, ठीक है। ये आपका दूसरा, ये और ये आपका पहला, फिर तीसरा सेक और कॉसेक का, सेक और कॉस का। कब होगा, कॉस 0 होता है 1, मतलब ये तभी 1 आएगा जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, और ये भी तभी 1 आएगा जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो थीटा विल बी 0 डिग्री, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे मुझे पता चल गया 45 डिग्री है, तो कॉसेक थीटा का, तब थीटा तो सेम रहेगा, तो कॉसेक 45 डिग्री इज √2। यहाँ पे कल आपको सेक थीटा बता सकता था, कॉस थीटा बता सकता था, तो थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो कॉसेक थीटा हो जाता है इन्फिनिटी 1/0, नॉट डिफाइन है इन्फिनिटी। साइन थीटा बताता तो 90 डिग्री होता, कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता, ऐसे करके आपको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ई साइन ए प्लस बी होल इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, डायरेक्ट आंसर फॉल्स। मुझे पता है बहुत लोग ऐसा करेंगे कि साइन ए प्लस बी, इसे वो मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए और फिर साइन बी, ऐसे कर देंगे, ये गलत है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी, अगर होता है तो वो होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और सपोज यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, मतलब ये अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। तो ठीक है चलो, तो आप बताओगे, तब मुझे बताइए कि कॉस का क्या होगा, मतलब कॉस ए प्लस बी में क्या होगा। कॉस ए प्लस बी में कुछ नहीं होगा, ये होगा कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस रहेगा, वहां पे क्या था, प्लस था तो प्लस आ रहा था, माइनस होगा तो माइनस,
यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस लेंगे, और माइनस होगा मतलब cos A, तो क्या लेंगे, ठीक है। tan का भी है, tan A, अच्छा tan A प्लस B, ये आपका क्या होगा 1 प्लस tan A, और ये ऊपर में tan A प्लस tan B, ठीक है। और इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, area of shaded region in figure as shown below where ABCD is a square of side DC side 12 centimeter is equal to क्या, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे चीज, आपको अगर एग्जाम में आइडेंटिटी याद नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हो, ए का कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो 0, और बी का कोई दूसरा वैल्यू लेना, मतलब 30, 0 और 1 मत ले लेना, 30 60 लेना, चलो 30 यहाँ पे 60, ठीक है। तो 30 यहाँ पे 60 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90, तो 1 आएगा यहाँ पे 30 60 क्या हो जाएगा, हाफ प्लस रूट 3 बाई 2 नॉट इक्वल फॉल्स, ये आप कर सकते हो। 0 और 90 मत लेना, ठीक है, यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे 0 90 करोगे और यहाँ पे 0 90 करोगे तो यहाँ पे 0 में करोगे तो क्या आएगा, साइन 0 0, साइन 90 1 1, और यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, साइन 90 फिर 1, 0 90 छोड़ के कुछ भी ले सकते हो। 45 भी मत लेना, 45 नहीं, 45 नहीं ले, हाँ 45 ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, मतलब आप क्या ले सकते हो, 30 60 ले सकते हो, 60 30 ले सकते हो, 45 45 ले सकते हो, लेके वैल्यू पुट करके प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर एज शोन बिलो वेयर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या, ए बी का वैल्यू 12 है, बी सी का वैल्यू 12, सी डी और ए डी इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे जो रेडियस होगा ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे साइड को कितने भागों में डिवाइड करेगा, 4 भागों में, ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो r प्लस आर प्लस आर प्लस आर इज इक्वल टू 12, 4r इज इक्वल टू 12, r का वैल्यू 3, तो हर एक का रेडियस का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो एक सर्कल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ वन सर्कल पाई आर स्क्वायर मतलब 9 पाई, एरिया ऑफ 4 सर्कल 4 इंटू 9 पाई मतलब 36 पाई। अब मुझे पूछा है कि ये तो एरिया इसका हो गया, शेडेड रीजन का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है और उससे माइनस कर देना है इस सर्कल का हर एक एरिया, ये सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला भाग खाली हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो जब भी ये माइनस कर देंगे तो ये हमें ये एक एक भाग हमें एरिया में मिल जाएगा, टोटल जो एरिया है भागों का जो शेडेड रीजन है उसका हमें मिल जाएगा -36 पाई। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर -36 पाई 144 -22/7 इंटू 36, ये आप कर सकते हो, अदरवाइज आप 3.14 कर सकते हो, कुछ भी करो आप, वहाँ पे आंसर आपको मतलब कैलकुलेशन फुल करके निकालना है, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो 22 है, ठीक है, यहाँ पे 11 का मल्टीप्लिकेशन है, नहीं यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा काम, आपको पूरा ही करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 इंटू 12 है, यहाँ पे 22 इंटू 33 इंटू 12 है, ठीक है, तो 12 का कॉमन है सारे, 66/7 और यहाँ पे 66/7 इंटू 12, ठीक है, 7 9 ज़ा 63
30, तो पॉइंट यहाँ पे 4 आएगा, 29.42 या 9.4। सो 9.4 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12 कॉमन ले लो, 12 माइनस 9.4, 42 आया था अप्रॉक्स, मैंने 9.4 ले लिया, 9.4 ले लिया, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2.6, 12 इंटू 2.6 मतलब 24, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, आपको मैं देखना पड़ेगा क्या होगा। 20 प्लस 6 इंटू 12/10 यही आएगा। अब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 6/10 इंटू 12, ठीक है। 2 इंटू 12 24, 6 इंटू 12 72, 24 7.2, तो लगभग आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि आप हमने 3.42 वो पूरा नहीं लिया था, तो इसलिए हमें ये 31.2 मिल रहा है। नहीं तो हम अगर वहाँ पे लेते हैं वो, तो हमें ये आंसर 31.72 मिल जाता। तो ये लगभग आपका आंसर जो है यही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, probability of getting a defective bulb in a lot of 500 bulbs is 0.290, then the number of defective bulbs, probability है कि अगर 500 बल्ब में से निकाले एक एक करके तो 2.90 आउट ऑफ वो निकलेगा हमारा, तो प्रोबेबिलिटी है ये। मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, ये क्या हमारा मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, यही मिलता है हमें। ये हमें बोला है 0.290। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं वो हमें निकालना है, x मान लो, बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, x इज इक्वल टू 290 बाई 1000 इंटू 500, ये आपका आएगा बाई 2, सो आंसर आएगा 145। आपको अब यहाँ पे अगर बोल दे कि नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव, तो आप यहाँ पे दो चीज़ों से कर सकते हो, या तो आप 1 माइनस 0.290 कर लो, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 710, फिर 710 इंटू 500 कर दो तो आपको वो मिल जाएगा, या फिर आप ऐसा निकाल के 500 से माइनस कर दो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा 365, नॉन डिफेक्टिव बोला तो यहाँ पे तो आंसर 145 आ रहा है अभी तक। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, कुछ ही देर में अगला वीडियो आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।